सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ऑप्टिक्स का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। पहला पार्ट था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस, है ना। और उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस, है ना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा। फिर सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का, वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, है ना। देखिए ये जो लाइट है ना, ये दिख रहा है आपको रे। ये जो रे है सेम पाथ में ना जाकर क्या हो गया बोलिए, बेंड हो गया, है ना। ये जो बेंड हो रहा है, इस जो लाइट का ये जो प्रॉपर्टीज है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और जो रे है वो बेंड हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। while passing from one medium to another medium is called refraction. It is due to change in the speed of light as light passes from one medium to another medium. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस मीडियम में और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं होता है ना। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होने के कारण जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है ना। इफ द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली देन इट गोज टू सेकेंड मीडियम विदाउट बेंडिंग। देखिए अगर नॉर्मली लाइट अगर फॉल करेगा सरफेस पे तो विदाउट बेंडिंग वो पास कर सकता है ना, उसमें वो डेविएट नहीं होगा। फिर भी हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। चलिए, when the light ray passes from one medium to another medium such that it undergoes change in velocity, रिफ्रैक्शन वहाँ पे होता है ना। तो क्या क्या चेंज हो सकता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है। तो लाइट के पास क्या है, तो लाइट के पास स्पीड है c, वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं c1 λ1 f1, है ना। इस मीडियम में जब दूसरे मीडियम में आया तो मान लेते हैं कि c2 λ2 और f2। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता है लाइट का, है ना, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। कलर क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है ना। चलिए, हेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सेम रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से लिखते हैं। म्यू क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं ना। जब ये जो लाइट है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लाइट जो है बेंड हो गया, इस तरफ से चला गया, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है। अब जो लाइट लाइट जो बेंड हो गया, लाइट बेंड होना मतलब रे बेंड होना, है ना। तो वहाँ पे एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मान लीजिए कि एयर था, है ना, और ये है वाटर, मान लेते हैं अलग अलग मीडियम है ना। चलिए यहाँ पे स्पीड c है और यहाँ पे स्पीड v है। तो v जो है वो लेस देन होगा किससे, c से। तो v और c, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में कम होता है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। और एयर में जो होता है स्पीड, उसका वैल्यू आप जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और c से लिखते हैं, है ना। और किसी भी मीडियम में जाएंगे तो हम लोग वहाँ v से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको हमें पता करना है कि जो स्पीड है कितना से चेंज हो गया।
तो जो v होता है वो c बाई म्यू होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज चेंज्ड बाय फैक्टर म्यू। म्यू टाइम्स जो होता है स्पीड घट जाता है ना, और यही म्यू का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम का एक प्रॉपर्टीज है जो क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, एयर, है ना। याद रहेगा, तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा c बाई भी, है ना। और ये फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना। इतना याद रहेगा आपको। चलिए थोड़ा और अच्छा से इसको एनालाइज करते हैं। म्यू जो होता है वो एयर का कितना होता है, तो सॉरी रुकिए थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूँ। म्यू जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होगा, तो किसी भी मीडियम का हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे होता है, एब्सोल्यूट होता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वहाँ पे एयर नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे एयर नहीं है। बट एब्सोल्यूट में किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर होता है वो 1 होता है, आपको याद रखना है। सबसे कम किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का होता है। कैसे पता चला, तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, c बाई सी। देखिए एयर यही रहेगा ना, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, आपको हमेशा 1 लेके चलना है, याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा आ जाते हैं मेन पेज पे। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं डेंसर, है ना। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको क्या बोलते हैं, रेयरर। दो तरह का मीडियम होता है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसर और रेयरर। तो डेंसर मीडियम क्या है, जहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम होगा किसका, लाइट का। और रेयरर क्या होगा, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा लाइट का कंपेयर टू डेंसर। इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कैसा है, तो रिलेटिव है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होगा तो किसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, ईयर के रेस्पेक्ट में पूछेगा, है ना। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है एब्सोल्यूट वैल्यू है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो ईयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। और दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ईयर के रेस्पेक्ट में, है ना। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो इस तरह से लिखा जाता है, या इसको कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ग्लास ऊपर है तो ग्लास इधर रहेगा और वाटर इधर रहेगा, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इतना आ गया डाटा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल हमेशा एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक किसका होता है, एयर का होता है ना। तो इतना याद रहेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थोड़ा अच्छा से हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, है ना। बट अभी के लिए याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मीडियम का एक प्रॉपर्टीज है। ये क्या करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। जितना फैक्टर से स्पीड को घटाता है उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं म्यू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उस तरह से यहाँ पे होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इधर है, देखिए आप थोड़ा अच्छे से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। याद है आपको पहला लॉ क्या था रिफ्लेक्शन का, जो हम पढ़ चुके हैं, वो लॉ था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ भी देखिए सेम टाइप का है,
सिमिलर है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, है ना, सबके सब एक ही प्लेन में लाई करता है, लाई ऑन द सेम प्लेन, याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और दिस इज द नॉर्मल, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, है ना। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, ये लॉ है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए क्या है, मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ। देखिए एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग म्यू से भी लिख सकते हैं, ये म्यू 1 और ये म्यू 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। बुक में एन से लिखा जाता है, N1 और ये क्या, N2। आप म्यू भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, जो आपका कंफर्टेबल हो, है ना। तो मैं म्यू से लिखता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ बोला गया म्यू 1 इस तरफ का लिख रहे हैं, और साइन आई क्या है, तो इंसिडेंट एंगल का आई, है ना, इज इक्वल टू होता है म्यू 2 साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है, याद रखिएगा, ठीक है। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 साइन आर। ये स्नेल्स लॉ किसी भी बाउंड्री, जहाँ भी बाउंड्री होगा और जहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट का, उस पॉइंट पे ये लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड है ना, याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको नया पेज में लिख के दिखाता हूँ। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू क्या आ गया था, म्यू 2 साइन आर, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, देखिए म्यू 2 बाई क्या, म्यू 1, है ना। और आपको मैं थोड़ा पहले दिखाया था, देखिए म्यू जो है किस पे डिपेंड करता है, सी तो कांस्टेंट है एयर का, किस पे डिपेंड करेगा, वी पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1 बाई म्यू 2 इक्वल टू, देखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V2 बाई क्या, V1। और आप जानते हैं सी इक्वल टू होता है एफ लेमडा, है ना, आप पहले से जानते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, यानी सी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, भी। तो V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए लेमडा 1 बाई लेमडा 2। देखिए तो यहाँ पे V2 बाई V1 है, तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा 2 बाई लेमडा 1, ठीक है। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। म्यू 2 बाई म्यू 1, तो देखिए इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये समझ में आया, ये लॉ है, अलग तरीका से लिखा गया है ना, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और इसको भी फ्यूचर के लिए याद रखना है, वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन दैट मीडियम, याद रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए वही चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो फॉर्मेट है जिसको याद रखना है, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, है ना, यहाँ पे देखिए डायग्राम है, याद रहेगा आपको। ये लिखने का तरीका है N2 बाई N1, देखिए ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका बेसिक अबाउट क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रहेगा आपको अच्छे से, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ केसेज है उसको हम अच्छे से देखेंगे समझेंगे, है ना। चलिए पहला केस है कि नॉर्मल इंसिडेंट, है ना। देखिए इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखिए यहाँ पे आई, अगर मैं रे को सीधा डालूंगा तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0। अगर इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखिए साइन आई 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो साइन आर भी क्या करना पड़ेगा 0। और साइन आर कब 0 होगा, जब आर इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस केस में देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो देर इज नो डेविएशन इन द रे, है ना। अगर लाइट नॉर्मली गिरेगा प्लेन पे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सिंपली वो अलॉन्ग द सेम लाइन वो चला जाएगा, है ना।
सेकेंड केस है व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है, तो जहाँ का वेलोसिटी कम है, और रेयर क्या है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। याद रखिए ये डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर में जा रहा है। रे जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जो बेंड हो जाता है नॉर्मल से दूर चला जाता है। देखिए ये जो था नॉर्मल से क्या हुआ, दूर चला गया, इस पॉइंट से दूर चला गया है। कब ऐसा होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा कौन, रे। उल्टा बोला गया है, जब रे कहाँ से जाएगा, रेयर टू डेंसर जाएगा। उल्टा हो रहा है, रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। तो जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल के पास आ जाता है। तब अच्छा से याद रखिए, याद रखना है इसको, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बाद में, बट अभी के लिए याद रखिए, जब रे जो है डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आएगा। इसको आपको याद ही करना है, बहुत बार हम यूज करेंगे। तो आप 2-3 बार इसको लिखिए कि जब रे जो है डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा कौन, रिफ्रैक्टेड रे। और जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के पास आ जाएगा, है ना। कुछ नोट है देख लेते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, मीडियम को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, है ना। एयर का जो होता है अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर ही लेते हैं, एक ही लेते हैं। और जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। थोड़ा सा याद रखिएगा, नहीं तो डाटा दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको थोड़ा याद रखना है, वाटर का 4/3 होता है और ग्लास का 3/2 होता है, एयर का या वैक्यूम का हम लोग एक ही लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। इतना तक याद रहेगा। फिर उसके बाद है डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने से क्या हो जाए, रे जो है डेविएट हो जा रहा है ना। हम देखे भी हैं, देखिए रे जो है डेविएट हो जा रहा है ना। कितना डेविएट हो रहा है हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द डेविएशन, है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, डेविएशन है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, सिंपल सा है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जो है फिर कब रिवर्स कर जाता है, उसका कुछ प्रिंसिपल है, देखिए। इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा, है ना। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द एंगल थीटा ए, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा ए, made by the light ray when it gets refracted from the water to air। वाटर से कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, as shown in figure। ध्यान से देखिए, ये वाटर जो है डेंसर है और एयर जो है रेयरर है। तो जब रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है ना। अभी हम जस्ट देख रहे थे यहाँ पे कि जब डेंसर से रेयरर में आ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से दूर चला जाता है ना। देखिए यहाँ पे गया। अब चलिए, हमें तो थीटा ही निकालना है। ये जो थीटा डब्लू है वो दिया हुआ है, कितना है, तो साइन इनवर्स 3/5। और साइन इनवर्स 3/5 कितना होता है, आप जानते होंगे, ये होता है 37, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे किया हुआ है ना। म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 4/3, ठीक है। और साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी 3/5 दिया हुआ है ना। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। तो थीटा डब्लू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। देखिए यही है ना। तो हमें डायरेक्ट साइन थीटा डब्लू दिया हुआ है कितना, 3/5 पुट कर दिया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, और साइन थीटा ए, हमें तो साइन थीटा ए निकालना है ना।
तो साइन थीटा ए का वैल्यू देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 4/5 है ना। यानी थीटा ए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, और ये कितना होता है तो 53 डिग्री, है ना, याद रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा आसान है। बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, है ना, if the speed of light in medium B is c/3 where c is the speed of light in vacuum। ठीक है, बोला है कि दो मीडियम है, मीडियम ए मीडियम बी, और मीडियम ए में जो एंगल है 45 है, मीडियम बी में एंगल जो है वो 60 है। दैट मीन्स एंगल 60 ज़्यादा है, यानी ये रेयरर है और ये डेंसर है। एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, देखिए ये मीडियम बी है, ये मीडियम ए है, ये एंगल 60 और ये एंगल 45। ठीक है, चलो अब हमें दिया हुआ है बी में जो वेलोसिटी है, ये दिया हुआ है देखिए कितना, c/3, है ना, और हमें ए का वेलोसिटी पूछा है कि ये भी ए जो है वो क्या होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए ले लेते हैं और इधर का म्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए म्यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा बी, स्नेल्स लॉ यूज किया गया। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी बाई भी है, और थीटा ए 45 है, देखिए यहाँ पे 45 पुट कर दिया। फिर म्यू बी क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम c/3 दिया हुआ है, इंटू साइन 60। अब डाटा पुट करके हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं, है ना, हमें भी ये निकालना था। सी कट जाएगा, साइन 45 आपको पता है 1/√2, और साइन 60 कितना होता है √3/2, पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। किधर गया, 1.32 करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है ना। चलिए क्या है देखते हैं। बोला गया है कि लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √3 एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एज सोन इन फिगर, फाइंड द r डैश e एंड द टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ देखें, इस पॉइंट पे एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, इस पॉइंट पे एक बार रिफ्लेक्ट हुआ। आप जानते हैं सर्कल में अगर सेंटर से कोई भी लाइन जाएगा सरफेस पे तो नॉर्मल होता है, यानी ये नॉर्मल है, दिखा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के एंगल के बीच के एंगल, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है 60, हमें r डैश ई निकालना है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का हमें पता है 1 होता है, अंदर का √3 है। इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना। देखिए तो बाहर का हो जाएगा μ1 साइन 60 इज इक्वल टू μ2 साइन r, है ना। तो यहाँ से देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, है ना, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो साइन r इक्वल टू 1/2, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से, फिर से समझा दूं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, है ना, डाटा पुट किया गया, 30 आ गया आर का वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडियस है दोनों, है ना, क्योंकि सेंटर से लिए गए हैं, तो अगर दोनों दोनों जो आर्म है वो सेम है ना, तो अगर आर आर सेम होगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम सेम होगा। तो अगर आर 30 है तो आर डैश भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे, है ना, ट्रायंगल का अगर ये ट्रायंगल है ए है तो ये भी थीटा थीटा होता है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें तो ये निकालना है ई, देखिए ध्यान से ई निकालना है। इस पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे फिर से, है ना। तो देखिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाहर क्या है ई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, तो 1 इंटू साइन ई इज इक्वल टू अंदर का कितना है √3 इंटू साइन आर, और आर हमें पता है, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा ई निकल जाएगा। ई का वैल्यू कितना आ गया 60, है ना।
और हमें निकालना था डेविएशन। ध्यान से देखिए, हमें डेविएशन निकालना है। तो पहला केस में ये इस तरह से डेविएट हुआ, है ना, देखा। और सेकेंड केस में रे फिर डेविएट हो गया। दोनों केस में देखिए इस तरह से डेविएशन है, यानी दोनों डेविएशन को अगर हम जोड़ेंगे तो नेट डेविएशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें, है ना। तो पहला डेविएशन में क्या हो जाएगा बोलो, 60 माइनस 30, ठीक है। और सेकेंड केस में ये कितना था, बैटरी लो हो गया। सो देखिए यहाँ पे नेट डेविएशन को सिंपली ऐड कर देना है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आर डैश कितना था, 30 था, और ई कितना आ गया था, तो ई आ गया था हमारा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो पहला 30 और 30 टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, है ना। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे अब, है ना। चलिए, तो आप देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है। सो देखिए उसका पहला एप्लीकेशन क्या है, तो हम लोग निकालेंगे एपरेंट डेप्थ एंड द नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे बहुत बार, है ना, कि पानी के अंदर कोई सिक्का डूबा रहता है तो हमें वो थोड़ा ऊपर दिखता है ना। तो शिफ्ट हो जाता है, जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है हमें, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना शिफ्ट हो जाता है ना। चलिए, तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए आप ध्यान से, ये आपका वाटर है ना, और बाहर एयर है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो रे ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए, ठीक है, निकला। बट जब लाइट जो है रेयर डेंसर टू रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। देखिए नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यहाँ से आप जब देखेंगे तो आप तो सीधा ही देखेंगे ना, तो आपको जब सीधा देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा जो नीचे का ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट का आप क्या देख पाते हैं, इमेज देख पाते हैं ना। और जब हाथ, आप जब पानी में हाथ डाल के जब उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो आप किसको पकड़ते हैं, इमेज को। ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं मिल पाता है ना, वो थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये कितना शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल जो डेप्थ है वो डी है पानी का, ठीक है। बट ये जो डेप्थ है वो क्या है, एपरेंट है, कितना हमें नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये दिस इज द इंसिडेंट एंगल और दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे डी और यहाँ पे आर, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो स्नेल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। देखिए, तो स्नेल्स लॉ यूज किया गया है, म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, है ना। ध्यान से देखिए, ये जो रे है, ये रे और ये रे कैसा है, पैरेलल है, तो ये आर और ये आर क्या होगा, सेम होगा, है ना। और ये जो एंगल होता है बहुत छोटा होता है, एंगल अगर बहुत छोटा हो, है ना, तो आप जानते हैं साइन थीटा, थीटा अगर बहुत छोटा हो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा। ये कब ऐसा लिख सकते हैं, जब थीटा बहुत छोटा हो। यहाँ पे आई और आर भी जो है बहुत छोटा है ना। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन आई को हम 10i लिख सकते हैं। और 10i जो होगा, ध्यान से देखिए 10i क्या हो जाएगा, p बाई डी सी, है ना, जो रियल इसका डेप्थ है, p बाई डी, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू होना चाहिए था, 10i इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई डी एक्चुअल जो डेप्थ है उसका। और 10r क्या हो जाएगा, p बाई एपरेंट डेप्थ। तो 10r क्या हो जाएगा, p बाई एपरेंट डेप्थ, है ना। अब इस डाटा को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, देखिए हमें इस तरह का फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, आप पुट करके देख लीजिएगा, है ना। और आपको ये एक्चुअल फार्मूला मिलेगा, है ना। डी एपरेंट जो हो जाएगा डी एक्चुअल बाई म्यू, यानी जो एपरेंट ये जो है कितना शिफ्ट हो गया ऊपर,
तो म्यू टाइम्स शिफ्ट हो जाता है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ अलग सा। देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये रहा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और ये रे ऐसे चला जाएगा, आप यहाँ पे नॉर्मल डाल दीजिए, ठीक है। ये ऐसे चला जाएगा, है ना। आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, है ना। ये उसका डी है और ये जो हो जाएगा डी डैश, है ना, जो एपरेंट है। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टिव एंगल, ये म्यू डेंसर और ये म्यू रेयरर, है ना, ठीक है। देखिए तो डी डैश जो अभी आ गया था, कितना आ गया था, डी बाई कितना आ जाएगा, म्यू। अब देखिए म्यू डेंसर ज़्यादा होता है किससे, म्यू रेयरर से, तो ये जो है म्यू डी आर है ना, एक्चुअल में ऐसा है। यानी इसको मैं और थोड़ा अच्छा से लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए डी डैश जो हो जाएगा, सॉरी, डी डैश जो हो जाएगा डी बाई, अब देखिए डी डैश कम होना चाहिए तो किससे डिवाइड करूँ, तो म्यू डी से डिवाइड करूँ, और किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो म्यू आर से। याद रहेगा, बहुत आसान होता है। डी डैश कम होगा, म्यू डी, डी बाई म्यू डी इंटू क्या, म्यू आर, है ना। देखिए यहाँ पे किधर गया, हाँ ये रहा, ठीक है, याद रहेगा। देखिए म्यू आर को 1 ले लिया गया और म्यू डी को म्यू ले लिया गया, तब इस तरह का आया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब शिफ्ट निकाल देते हैं, कितना शिफ्ट है। तो देखो ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा, तो डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, तो डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, डी एपरेंट कितना आ जाएगा, तो डी एक्चुअल बाई म्यू, है ना। ये हो जाएगा डी एक्चुअल इंटू 1 - 1/म्यू, है ना। दिस इज द शिफ्ट। शिफ्ट हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, है ना। तो आपको मेन फार्मूला याद रखना है, डी एपरेंट हो जाएगा डी, सॉरी, हाँ डी एपरेंट हो जाएगा डी एक्चुअल बाई म्यू, है ना। देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है नीचे। ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे है, बट हमें कहाँ नजर आता है, ऊपर नजर आता है, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। देखिए मछली के केस में भी ऐसा होता है, इसलिए हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, एक्चुअली रहता है वो नीचे, बट हमें ऊपर नजर आता है और हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग एक कंडीशन था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, डेंसर में रहेगा, और हम देखेंगे कहाँ से, रेयरर से देखेंगे। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और देख कहाँ से रहे हम लोग, रेयरर मीडियम से। अगर मान लीजिए कि उल्टा कर दिया गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयरर में है, और देखा कहाँ से जा रहा है, डेंसर मीडियम से, तब क्या होगा, तब वो म्यू टाइम्स बढ़ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे म्यू टाइम्स क्या हो गया था, घट गया था लोकेशन, अभी क्या होगा, म्यू टाइम्स बढ़ जाएगा, डी एपरेंट जो हो जाएगा म्यू टाइम्स डी एक्चुअल, है ना। और म्यू किसका है, डेंसर मीडियम का, ठीक है। तो इसको और अच्छा से लिखा जा सकता है क्या, तो डी एपरेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्चुअल इंटू म्यू डेंसर बाई म्यू रेयरर, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आप लॉजिक यूज कर सकते हैं, जब पानी के अंदर से या किसी भी डेंसर से रेयर में देखेंगे तो डिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो म्यू टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। ये स्पेशल केस बात हो रहा है एयर का, है ना, अगर डेंसर एयर दिया रहेगा तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। शिफ्ट भी निकाल सकते हैं आप आराम से। देखिए जब मछली जब किसी भी चिड़िया को देखता है तो उसको कहाँ नजर आता है, तो उसको ऊपर नजर आता है, बट रहता क्या है, वो पास में रहता है ना। तो अब जब पानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको दूर नजर आएगा, बट रहता वो पास में ही। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको रे डायग्राम और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से रे निकलेगा, ऑब्जेक्ट को देखना है, जब डेंसर में आता है रे तो नॉर्मल के पास आ जाता है, ये थोड़ा सा झुक जाएगा नॉर्मल के, और आप जब सीधा देखेंगे तो आपको ऊपर नजर आएगा यहाँ पे, है ना। इतना तक समझ में आया, तो ये था शिफ्ट, है ना, जो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं,
apparent shift of the object, तो किधर गया, ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लिए थे। एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट लाई 100 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का 4/3, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, एयर से देख रहे हैं, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, मतलब 100 पे तो नजर नहीं आएगा, तो कितना ऊपर नजर आएगा चेक कर लेते हैं। डी एपरेंट क्या हो जाएगा, डी बाई म्यू, है ना, और एयर का तो 1 होता है, तो डी बाई म्यू सिंपली हो जाएगा, यानी डी कितना है 100/4/3, कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे है, बट हमें कितना पे दिखाई देगा, 75 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, है ना। एक और क्वेश्चन है, देखिए आसान है। मछली है 36 सेंटीमीटर पे नीचे, और जो पंछी है वो 36 मीटर ऊपर है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो डेप्थ आता है वो कहाँ से आता है, बाउंड्री से। बाउंड्री, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री, सारा डिस्टेंस बाउंड्री से मेजर करना है ना, याद रखना है आपको। तो ये बाउंड्री से 36 नीचे और बाउंड्री से 36 ऊपर। अब देखिए मछली भी चिड़िया को देखेगा और चिड़िया भी मछली को देखेगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, है ना, कि ये मछली को बर्ड कितना हाइट पे दिखाई देगा। तो आप जानते हैं 36 पे नहीं, 36 से थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कितना टाइम्स ज़्यादा दिखेगा, तो म्यू टाइम्स ज़्यादा दिखेगा, है ना। देखिए जब पानी के अंदर से बाहर देखेंगे तो बढ़ जाता है, कितना टाइम्स, म्यू टाइम्स। तो देखिए 36 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 4/3। तो ये थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो 36 इंटू म्यू 4/3, इसको कर दीजिए 1 2, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48, 48 मीटर, है ना। यानी वो 36 पे नहीं, कितना पे दिखेगा, 48 मीटर पे दिखेगा। यानी मछली को लगेगा कि चिड़िया दूर है, बट वो रहता पास में ही है ना। अब देखिए फाइंड आउट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, चिड़िया को मछली कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, है तो सरफेस से 36 पे, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, कितना आ जाएगा 27, है ना, म्यू टाइम्स घट जाता है। देखिए 36 जो है म्यू टाइम्स घट गया, कितना पे नजर आएगा, 27 पे नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए मछली को लग रहा है कि ये कहाँ कितना डिस्टेंस पे 48 पे है, और पंछी को लग रहा है मछली कितना पे 27 पे है ना। एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, ये जो बर्ड है फिश को कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, ये खुद कितना पे 36 प्लस कितना हो जाएगा 27, है ना, क्योंकि तो 27 पे नजर आ रहा है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी देखिए 30, रुकिए रुकिए उल्टा हो गया, क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, सॉरी, फिश को जो बर्ड है कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा। देखिए तो ये डिस्टेंस तो 36 ठीक है, बट ये डिस्टेंस फिश के लिए कितना हो जाएगा 48, है ना। तो बर्ड फिश को जो बर्ड है कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो नीचे का 36, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 48, यानी टोटल 84 मीटर पे दिखेगा उसको, है ना। बट देखिए पंछी को कितना पे नजर आएगा, तो इसका 36 प्लस 27, तो कितना 63। अब देखिए बर्ड जो है मछली को क्यों पकड़ लेता है, उसका रीजन यहाँ पे है। मछली जो है, मछली को लग रहा है कि बर्ड कितना पे है 84 पे है, और बर्ड को क्या लग रहा है 63 पे है ना। तो किसका अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा है, तो बर्ड का ज़्यादा है। बर्ड जो है एक्चुअल में है थोड़ा सा, और वो क्योंकि देखिए मछली को लग रहा है कि बर्ड बहुत दूर है, बट बर्ड जो है पास में ही है ना, और बर्ड को लग रहा है मछली जो है पास में है लेकिन थोड़ा दूर रहता है, इसलिए जो बर्ड है वो मछली को पकड़ लेता है ना। ये समझ में है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, जरूरत नहीं है उसको डिस्कस करने का, ये भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक और पार्ट, जिसको बोलते हैं शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब, है ना। ग्लास जो स्लैब होता है उससे कितना शिफ्ट होगा, है ना। जब आप ग्लास स्लैब को रखते हैं किसी भी सरफेस पे, तो आपको सरफेस ऊपर उठा नज़र आता है ना। या किसी भी आप वर्ड या किसी भी लाइन, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस के ऊपर आप रखेंगे ग्लास स्लैब को, तो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा नज़र आता है, उठा हुआ नज़र आता है ना। तो कितना शिफ्ट हो जाता है इमेज, कहाँ पे नज़र आता है ऑब्जेक्ट की किस लोकेशन पे रहने से इमेज कहाँ पे बनेगा, है ना। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप इतना तक प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको जो पीडीएफ भेजा था उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। नहीं तो जो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाया था वीडियो में, उसी को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो।